नेक्स्ट है क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस या पल्प पॉलिप जिसको कहते हैं। तो ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें ऐसे होता है कि जो लो ग्रेड इरिटेशन होती है, यानी एक केरीज होगी लेकिन इतनी रैम्पेंट नहीं होगी, ठीक है। तो वो अगर ज़्यादा देर तक के लिए हो और पल्प आपका यंग हो, यानी उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी हो, आप ऐसे कह रहे हैं, समझ लें, तो उसमें जो इन्फ्लेमेशन होगी तो वो वहाँ पर उसका प्रोलिफरेशन हो जाएगी और होगा ऐसे कि ज़्यादा ग्रैनुलेशन टिश्यू बनेगा जो कि एपिथेलियम से कवर्ड होगा। तो इसको आप कहेंगे कि पल्प पॉलिप बन गया या क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस हो गया। कॉज इसकी यही है कि कोई लो ग्रेड स्टिमुलस हो, क्रॉनिक हो, ज़्यादा देर से हो, और ये सिर्फ उसी में होगा जो पल्प यंग होगा, रेजिस्टेंट होगा। सिम्टम्स इसके कोई भी नहीं होते हैं सिवाय इसके कि अगर मैस्टिकेशन करते हुए ये दांतों के दरमियान में आ जाए तो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होगा, या खाना खाते हुए खाने की प्रेशर की वजह से होगा, और कुछ भी नहीं होगा। डायग्नोसिस इसका सिंपल ये है कि ये जवान लोगों में होगा। उसके अलावा ये एक ऐसी चीज़ नज़र आएगी कि केरियस कैविटी होगी ना, उसके अंदर से ये एक रेड कलर का मैस बाहर आ रहा होगा। रेड कलर का मैस जो बाहर आ रहा होगा उसको आपने बेसिकली पेरियोडोंटल टिश्यू की ओवरग्रोथ से डिफ्रेंशिएट करना है। वो बाद में देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो जो पॉलीपो टिश्यू है ये लेस सेंसिटिव है नॉर्मल पल्प टिश्यू के और मोर सेंसिटिव है जिंजिवल टिश्यू के। यानी पल्प तो होता है जैसे उसको कुछ लगेगा तो वो पेन एलिसिट करेगा, लेकिन तो ये जो पॉलिप होगा ये उससे लेस सेंसिटिव होगा, लेकिन जिंजिवल टिश्यू से थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई बड़ी रिच होती है, पल्प के अंदर से होती है, तो ये बहुत ज़्यादा ब्लीड करेगा। तो जब इसको आप कट करेंगे तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो। फिर वही बात आ गई कि इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जब ये बड़ा हुआ होगा तो आपको ऐसे फील होगा कि ये जिंजिवल हाइपरप्लेजिया है। उसको और इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जब आप इसको पकड़ के उठाएंगे तो इसकी जो स्टॉक होगी वो अंदर जा रही होगी दांत के पल्प की तरफ, जबकि जो जिंजिवल टिश्यू होगा वो ऑब्वियसली जिंजिवा की तरफ जाएगा जब उठा के देखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो टूथ होगा ये या तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा थर्मल टेस्ट पे, या फिर बिल्कुल मामूली सा रिस्पॉन्ड करेगा, और मोर करंट चाहिए होगा इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग करते हुए इससे रिस्पॉन्स लेने के लिए। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी ऐसी है कि इसमें ज़्यादा सारा ग्रैनुलेशन टिश्यू बना होगा जिसके ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की एक लेयर होगी। सिंपल ये इसकी हिस्टोपैथोलॉजी है। ट्रीटमेंट सिर्फ ये है कि आपने इसको काट देना है सिंपली। तो आपने जब इसको कट करना है किसी ब्लेड से तो उसके बाद आपने या स्पून एक्सकेवेटर या क्यूरेट से भी काट सकते हैं। तो उसके बाद आपने ब्लीडिंग को प्रेशर से रोकना है। उसके बाद आपने देखना है कि मज़ीद अगर तो ज़रूरत है आरसीटी की तो फिर पूरी पल्पेक्टमी कर देनी है, अदरवाइज़ आपने उसी के ऊपर कोई टेम्प्रेरी फिलिंग रख देनी है। और अगर आप चाहें तो ये सारा प्रोसीजर एक ही विजिट में भी कर सकते हैं, यानी ओवरऑल टोटल पल्पेक्टमी करते हैं उसको। नेक्स्ट है आपकी इंटरनल रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन कहते हैं कोई भी ऐसा प्रोसीजर हो या प्रोसेस हो, फिजियोलॉजिक या पैथोलॉजिकल, जिसमें डेंटिन, सीमेंटम या बोन लॉस स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरह इंटरनल रिजॉर्प्शन ये है कि किसी इडियोपैथिक है बेसिकली ये, और स्लो या फास्ट रिजॉर्प्टिव प्रोसेस है, अंदर से जो स्टार्ट होगा पल्प चेम्बर से या रूट कैनाल से और बाहर की तरफ आएगा। तो ये बेसिकली आपकी इंटरनल रिजॉर्प्शन। इसकी हिस्टोपैथ ऐसी है कि ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से होता है, जिसमें आपके मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स और या डेंटिनोक्लास्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मेटाप्लेजिया हो सकता है, यानी जो आपका नॉर्मल टिश्यू होता है उसकी जगह कोई और टिश्यू बन सकता है, यानी उसके अंदर आपकी बोन या सीमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगी। कॉज यूजुअली इडियोपैथिक होता है, लेकिन जो इंटरनल रिजॉर्प्शन होती है ये बेसिकली ये सिम्टोमेटिक होती है, अंदर से रिजॉर्ब हो रहा है, सिम्टम्स कोई नहीं आते। और जब अच्छी खासी रिजॉर्प्शन हो जाती है तो क्राउन के एरिया में आपको एक पिंक स्पॉट नज़र आता है, रेडिश एरिया होता है जिसको पिंक स्पॉट कहते हैं। ये बेसिकली अंदर जो ग्रैनुलेशन टिश्यू बन रहा होता है रिजॉर्प्शन के बाद, उसको क्राउन के थ्रू नज़र आने को ये कहते हैं पिंक स्पॉट, यानी ग्रैनुलेशन टिश्यू आपको क्राउन के थ्रू नज़र आ रहा होता है। डायग्नोसिस इसका डिफ़िकल्ट होता है अनलेस के परफोरेशन हो जाए। जब परफोरेट हो जाएगा तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसने अंदर से बाहर तक सारा रिजॉल्व करवा दिया है। तो होता यूजुअली ये है कि आपने रैंडमली पकड़ा जाता है ये एक्सरे के ऊपर, कि आपने एक एक्सरे करवाया तो आपको पता चल गया कि अंदर से कोई रेडियोल्यूसेंसी है ओवर्ट सी, तो ये हो सकता है, वो मतलब आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाएगा। जब परफोरेट हो जाएगा तो आपने इसको बेसिकली
फिर पता तो चल जाएगा कि ये रिजॉर्प्शन है, लेकिन फिर ये नहीं पता चलता कि ये इंटरनल रिजॉर्प्शन थी या एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन थी। अगर इंटरनल रिजॉर्प्शन और जो इंटरनल रिजॉर्प्शन होती है तो उसमें जो डिफेक्ट होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है अंदर वाली साइड पे, पल्पल साइड पे। और दूसरी बात ये है कि ये यूजुअली जो है वो मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ में होता है। इसकी ट्रीटमेंट भी सिंपल है कि आपने अगर तो परफोरेशन से पहले आपने डायग्नोज कर लिया तो उतने एरिया में आपने रूट कनाल करनी है, और जब आपने उसकी ऑब्चुरेशन करनी है तो वो प्लास्टिसाइज्ड गटा पर्चा टेक्निक से करनी है, यानी उसमें गटा पर्चा को मेल्ट करके डालते हैं तो जितना डिफेक्ट है वो उसको कवर कर लेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसने परफोरेट कर दिया हुआ है तो फिर आपने जो डिफेक्ट बन गया सारा वो मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट यानी MTA से रिपेयर करना है, और उसके बाद उसकी ऑब्चुरेशन करेंगे। फिर पल्प डिजेनरेशन बेसिकली मतलब है कि पल्प आपका डिग्रेड हो गया। तो ये 2-3 तरीके से हो सकती है। पहली होती है कैल्सिफिक डिजेनरेशन। कैल्सिफिक डिजेनरेशन का मतलब है कि पल्प टिश्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगा कैल्सिफिक मटेरियल से, यानी हार्ड टिश्यू से। जो आपके पल्प स्टोन्स होते हैं बेसिकली जो बन जाते हैं, तो वो आपकी कैल्सिफिक डिजेनरेशन होती है। तो ये पल्प चेम्बर के अंदर भी हो सकती है और रूट कनाल के अंदर भी हो सकती है। यूजुअली एक सिनेरियो होता है कि ट्रॉमा के बाद कैल्सिफिक डिजेनरेशन स्टार्ट होती है और सारा जो पल्प होता है उसको इन्वॉल्व कर लेती है, उसको हम कहते हैं कैल्सिफिक मेटामॉर्फोसिस। इसको यूजुअली रिमूव करें तो ऐसे फील आती है कि ये सारा पल्प चेम्बर है अंदर, मतलब ये पल्प चेम्बर जैसी फील देता है। तो दूसरी इसकी मैनेजमेंट सिंपल ये है कि अगर तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है जो कि इनिशियल स्टेजेस पे होता है, तो सिर्फ आपने इसकी मतलब फिलिंग कर देनी होती है, आप ऐसे समझ लें, डिस्कलरेशन हो तो उसकी। और अगर सिम्प्टोमेटिक है तो फिर आपने इसकी एंडोडोंटिक थेरेपी करनी है, और वो भी आप रेट्रोग्रेड अप्रोच से भी कर सकते हैं, यानी एपिसेक्टमी कर सकते हैं उसकी, यानी आप एपेक्स के थ्रू उसके अंदर फिलिंग डालेंगे। और दूसरी टाइप है एट्रोफिक डिजेनरेशन। एट्रोफी का बेसिकली मतलब ये है कि सेल्स उसके अंदर कम हो जाएंगे, तो इसमें फ्यूअर स्टेलेट सेल्स मिलेंगे और जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाता है इसमें। इसका भी डायग्नोसिस मुश्किल होता है। और तीसरी है फाइब्रस डिजेनरेशन। ये भी सिंपल है कि जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं पल्प के वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं। जब आप पल्प को बाहर निकालते हैं तो वो लेदरी सी अपीयरेंस देता है आपको। फाइनली आपका नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस सिंपल ये है कि जहाँ ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और यहाँ आप समझ लें जहाँ पे ल्यूकोसाइट्स आके बैक्टीरिया के साथ करेंगे फैगोसाइटोसिस, उसके बाद डाई ऑफ होंगे तो वहाँ पे पस बन जाएगी और ओवरऑल नेक्रोसिस हो जाएगा, तो वो आपका पल्प नेक्रोसिस होता है। वो दो तरह का हो सकता है, कोएगुलेशन या लिक्विफेक्शन। कोएगुलेशन में ये होता है कि जो आपका सॉल्युबल पार्ट होता है ना वो सॉलिड मटेरियल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। उसी की एक सब टाइप है केजिएशन, उसमें जो होता है चीज़ी मैस बन जाती है। और दूसरा लिक्विफेक्शन ये है कि प्रोटियोलिटिक पाथवे के थ्रू वो जाता है और इसमें आपका लिक्विडी मैस बन जाता है। कोएगुलेशन में सॉलिड मैस बनता है और इसमें लिक्विड मैस। कॉज इसका सिंपल वही है जो पीछे आपने सारे पढ़े हैं। बैक्टीरिया भी हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है, केमिकल इरिटेशन भी हो सकती है। सिम्टम्स ये हैं कि डिस्कलरेशन यूजुअली फर्स्ट साइन होता है, कि वो भी पहले पढ़ा हमने कि ये पल्प नेक्रोज हो गया। अदरवाइज़ वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है अनलेस के पेरी रेडिकुलर एरिया में चला जाए। और यूजुअली ये होता है कि कोई भी टेस्ट आप उस पर परफॉर्म करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। हीट टेस्ट, कोल्ड टेस्ट या ईपीटी नेगेटिव होगा। ईपीटी सिर्फ एक पॉइंट पे पॉजिटिव आ सकता है कि अगर उसके अंदर लिक्विड इकट्ठा हो जाए, लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस के बाद कोई अगर मॉइस्चर रह जाए तो उसमें से अगर करंट पास हो जाए तो फिर ईपीटी रिजल्ट देता है, अदरवाइज नेगेटिव होगा। डायग्नोसिस भी इसी तरह है कि आपने एसिम्प्टोमेटिक टूथ होगा, रेडियोग्राफ आपको बड़ी सारी कैविटी दिखाएगा जो कि पल्प को इन्वॉल्व कर रही होगी, और अगर सिर्फ नेक्रोसिस है तो इतना ही होगा, अदरवाइज आपका पेरी रेडिकुलर एरिया में भी रेडियोलुसेंसी होगी। ट्रीटमेंट सिंपल ये है कि आपने हिस्टोपैथोलॉजी कर देनी है उसकी। नहीं, हिस्टोपैथोलॉजी नहीं करते, ऑब्जर्वेशन रूट कनाल करके ऑब्जर्वेशन करते नहीं है उसकी।